तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। तो आज आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं बीएससी एग्रीकल्चर सिक्स सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि आप लोग का ये फोर्थ पेपर है और मैन्यूर फर्टिलाइजर एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट का ये आप लोग का पेपर है 2025 का। तो आप लोग को पता ही होगा कि 2 घंटे का पेपर है और इसमें आप लोग को 50 नंबर देखने को मिलता है। और इसको पेपर को कई खंडों में बांटा गया है। इसमें आप लोग को हिंदी इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट देखने को मिल जाता है। तो इसमें आप लोग को बहुत सारे लड़कों का मैसेज आ रहा था कि भैया पेपर को सॉल्व कर दीजिए, कल पेपर है, कल पेपर है। टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है। तो कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मैं आज आप लोगों का पेपर लेके आ गया हूँ। तो ये पहला पेपर है, पहला नहीं चौथा पेपर है। और ये सेक्शन पहला है जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलता है। और ये 2-2 नंबर का होता है जिसमें आप लोग को 5 क्वेश्चन देखने को मिलता है। पहला क्वेश्चन का पहला आंसर हम लोग देख लेते हैं, जो कि है लाइमिंग। लाइमिंग क्या होते हैं? तो इससे आप लोग को पता है कि सीधा सीधा मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, वो हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी में मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं? ताकि उसकी एसिडिटी को, अम्लता को कम किया जा सके। ठीक है। उसके बाद हम लोग बस इसी के बस ये दो दो नंबर का क्वेश्चन आता है, इससे बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन बस आप लाइमिंग के बारे में जानते हैं और इसका मेन फंक्शन आप लोग जानते हैं कि एसिडिटी को कम करना होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सीएन रेशियो। जो सीएन रेशियो है, इसमें भी आप लोग को सीधा सीधा पता है कि जो हम लोग कोई भी कार्बनिक खाद, मैन्योर फर्टिलाइजर जो भी हम लोग यूज करते हैं, उसका एक रेशियो हम लोग को पता होना चाहिए कि किस रेशियो में कितनी मात्रा में हम लोग को फर्टिलाइजर का प्रयोग करना है। इसका एक फार्मूला है, जिस फार्मूले से हम लोग उसका सीएन रेशियो निकाल सकते हैं। तो सीएन रेशियो का फार्मूला है टोटल कार्बन बटे में टोटल नाइट्रोजन की मात्रा, जिससे हम लोग का सीएन रेशियो निकाला जा सकता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, तो जिसमें हम लोग देख सकते हैं बाईयूरेट क्या होता है। तो बाईयूरेट की हम लोग बात करते हैं। बाईयूरेट क्या करते हैं, यूरिया को गर्म करने की एक जिसका करने के यौगिक है, जिसका हम लोग उपयोग पशु आहार के लिए यानी कि नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो बस इसका एक सीधा सा हम लोग कह सकते हैं, ये पॉजिटिव मात्रा में हम लोग प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए, जिससे हम लोग की सॉइल फर्टिलिटी अच्छी हो सके। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हरी खाद की फसलें जो होती है, ग्रीन मैन्योर क्रॉप क्या होती है। ग्रीन मैन्योर की हम लोग क्रॉप की हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग को पता है कि इसमें आप लोग का सनहेम्प आता है, ढैंचा आता है, काउपी आता है, ग्वार आता है, मूंग आता है। ये हम लोग के लिए किस तरह से बेनिफिशियल होता है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। बेनिफिशियल कैसे होता है? तो ये जाहिर सी बात है कि हम लोग की सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है और हम लोगों का जो सॉइल होता है उसमें हम लोगों को नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये जो जितनी क्रॉप है ये सब नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ठीक है। इसमें हम लोग जानते हैं कि मिट्टी की नाइट्रोजन जैविक पदार्थ जो होता है उसको बढ़ा देता है, मिट्टी की संरचना को सुधार देता है, सीएन रेशियो को संतुलित भी करता है। तो ये सब ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, जिससे हम लोग की सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। एक ऐसा ही क्रॉप होता है जो कि है जिसका नाम है राजमा। राजमा एक ऐसी क्रॉप है जो सॉइल फर्टिलिटी सॉरी राजमा एक ऐसी क्रॉप है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती है। ऐसा भी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल जाता है। ठीक है। अब आगे की तरफ हम लोग चलते हैं, जैसे कि इसमें पोषक तत्वों के का द्रव्यमान प्रवाह यानी कि मास फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट। इसमें हम लोग को क्या देखने को मिलता है? तो इसमें हम लोग को कुछ नहीं, बस जानते हैं कि पौधे को जो हम लोग पोषक तत्व का द्रव्यमान होता है उसका क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होता है, कितने प्लांट होते हैं, कितना हम लोग फर्टिलाइजर उपयोग करना होता है। इस हिसाब से हम लोग को उसका मास फ्लो ज्ञात होना चाहिए। फिर आते हैं हम लोग सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी की हम लोग बात करते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है। इसमें आप लोग को 5 क्वेश्चन देखने को मिलता है, जिसमें हम लोग को 4 क्वेश्चन करना होता है और हम लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन 5-5 नंबर का होता है, जिस हिसाब से इसका 20 नंबर हो जाता है। तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें दिया है फसल उत्पादन के रासायनिक उर्वरकों के महत्व तथा मृदा के उर्वरता को बढ़ने वाले प्रभाव को विवेचना कीजिए। मैंने डिस्कस द एडवांटेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर यूज इन क्रॉप प्रोडक्शन एंड देयर इफेक्ट फर्टिलिटी ऑफ सॉयल। तो इसमें हम लोग बात करते हैं, सीधा सीधा इसमें मतलब लिखा है कि केमिकल फर्टिलाइजर, इसका एडवांटेज हम लोग को लिखना है। क्रॉप प्रोडक्शन अगर हम लोग कर रहे हैं तो केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करके सॉइल फर्टिलिटी को कैसे हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। तो आप लोग को पता है कि प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स क्या हो सकते हैं? एनपीके। बिना एनपीके के आप लोग तो इसका कोई उपयोग, कोई भी प्लांट को अच्छे से ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग बात करते हैं एनपीके की, कुछ
जो एडवांटेज है मैं आप लोग को बता देता हूँ, बाकी आप लोग तो इसके बारे में अच्छे से लिख सकते हैं। जैसे तुरंत पौधों को तत्व प्रदान करना होता है, पैदावार में तेजी हो जाती है, कम मात्रा में अधिक प्रभाव होता है, विशिष्ट पोषक पोषक तत्वों की पूर्ति भी हो जाती है। तो एनपीके का हम लोग उपयोग कर लेते हैं और सॉइल फर्टिलिटी इससे भी इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसे हम लोग टोटल न्यूट्रिएंट्स की हम लोग बात करते हैं तो टोटल हम लोग को 17 देखने को मिलता है। पहले तो 16 ही था, लेकिन अब 17 देखने को पूरा मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं तीसरे की तरफ, जिसमें अ वाला है। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं ए, खाद एवं उर्वरक। अब बात करते हैं हम लोग कि मेन्योर क्या होते हैं और फर्टिलाइजर क्या होते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं प्राकृतिक पदार्थ जो गोबर यानी कि हरी खाद कंपोस्ट से बनी होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेन्योर कह देते हैं। कोई जो फर्टिलाइजर होता है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, तो फर्टिलाइजर कारखानों में हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियली तरीके से बनाते हैं, जो कि क्या होता है, फर्टिलाइजर होता है। इसमें पोषक तत्वों की मात्रा तुरंत प्लांट को मिल जाता है और न्यूट्रिएंट्स में ऐसा, मेन्योर में ऐसा तुरंत नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं नाइट्रिफिकेशन और नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हर एक लड़के को दिक्कत होती है और इसका कंफ्यूजन एनी टाइम बना रहता है। तो अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो अच्छे से आप लोग जान जाएंगे कि ये होता क्या है। तो नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, जो अमोनिया होती है उसका नाइट्रस और फिर से नाइट्रेट में बदलना ही नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। बहुत बेसिक सा डिफरेंट है। अमोनिया का नाइट्रा नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट में बदलना ही नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं होता, लेकिन लोगों को कंफ्यूजन एनी टाइम बनी रहती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। मैंने आपको बताया कि राइजोबियम जो होता है, राइजोबियम चाहे जोला वेक्टर होता है, ये सब नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। जैसे दलहनी पल्सेस जो होती हैं, पल्सेस जो होती है वो ज़्यादातर करती हैं, राजमा नहीं करती है। ठीक इसी तरह है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई इवोल्यूशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, डिस्क्राइब प्रिंसिपल ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर डिटर्मिनेशन। तो इसमें हम लोग बात करते हैं कि कुछ नहीं करना है, जो हम लोग मृदा में जो उर्वरता है उसका मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, मतलब किस हिसाब से उसको हम समझ पाते हैं। मृदा के कार्बनिक पदार्थों को जो निर्धारण उसको सिद्धांतों का वर्णन करना है। तो इसको तो आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं, नहीं तो मैं अगर बताना चाहूँ तो बता भी सकता हूँ। तो जैसे कि मैं बता देता हूँ, कुछ मिट्टी के पोषक तत्व जो होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रदान करने की क्षमता जो होती है उसको हम लोग जांचने की कार्य करते हैं, और इसमें विशेष कुछ तो होता नहीं है। फिर भी आप लोग को 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप लोग को इसमें लिखना तो पड़ेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सूक्ष्म, यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तत्व से आप क्या समझते हैं, और पादप पोषक में जिंक तथा लौह का महत्व भी लिखना है। व्हाट डू यू मीन बाई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट विथ रोल, राइट रोल ऑफ जिंक एफी इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो हम लोग बात कर लेते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है क्या है। देखिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का सीधा सीधा मतलब होता है कि टोटल 8 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें हम लोग को जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे जिंक हो गया, एफ हो गया, एम हो गया, सी हो गया, बोरान हो गया, एम हो गया, सी हो गया, या फिर निकिल हो जाता है। टोटल 8 होते हैं, और इसमें हम लोग को जिंक और एफ के बारे में हम लोग को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो आप लोग इतना तो लिख ही सकते हैं, इसलिए कि आप 6वें सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। मेरा मोटिव तो है कि बस आप लोग को इस पेपर से रूबरू करा दूं, ताकि आप लोग इस पेपर को अच्छे से लिख पाएं। उसके बाद 6वां क्वेश्चन है, मृदा उर्वरता को बनाए रखने के लिए कार्बनिक पदार्थों का महत्व स्पष्ट करना है हम लोगों को। तो इसमें कुछ नहीं करना है, मृदा के जो सॉइल फर्टिलिटी है उसको बनाए रखने के लिए कार्बनिक पदार्थों का हम लोग को प्रयोग करना है, और उसको हम लोग कैसे बनाए रखेंगे ये आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं, जिसमें 7वां क्वेश्चन दिया है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन उर्वरकों के पोषक और उपयोग क्षमता को बढ़ाने के उपाय, मतलब सॉइल फर्टिलिटी को हम लोग क्या करते हैं कि अच्छे से इंक्रीज करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। तो उसको हम लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, पोषक तत्वों की जो क्षमता होती है वो, ठीक है, उसको बढ़ाने में उपयोग कैसे कर सकते हैं, सब बेसिक बेसिक्स है। और ये मैन्योर से ही है, तो आप लोग को जाहिर से बताया कि न्यूट्रिएंट्स मैन्योर्स का बहुत बड़ा इसमें रोल देखने को मिल जाता है। तो सेक्शन सी की तरफ चलते हैं, तो इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इसमें हम लोग बात करते हैं
मृदा उर्वरता को परिभाषित कीजिए तथा मृदा उर्वरता को परिभाषित करने वाले कारकों का देखिए सॉइल हम बोल रहे हैं ना मेन्योर से है तो सब कुछ उसी से रिलेटेड मिल जाएगा। डिफाइन soil fertility and describe the factor affecting the soil fertility of soil। इसमें आप लोग को बहुत ज़्यादा बेसिक दिया है और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो क्वेश्चन है नहीं, जो आप शुरू में पढ़ें बस उसी को देख लेंगे। 9वां नंबर का क्वेश्चन है पादप पोषक तत्वों की अनिवार्यता यानी कि मापदंड क्या है। उसके बाद पादप पोषक तत्वों का वर्गीकरण कीजिए। पौधों द्वारा अवशोषित होने वाले अनामिक रूपों को लिखिए। देखिए हिंदी में तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए हिंदी उतना हम कहेंगे कि आप लोग पेपर को इंग्लिश में ही लिखने की कोशिश करिए, ठीक है। और हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ, ये जो 9 नंबर का क्वेश्चन है इसको आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन को। तो कंपोजिट से होने वाले लाभ का स्पष्ट कीजिए तथा वर्मी कंपोस्ट बनाने वाली विधि का वर्णन भी करना है। तो एक्सप्लेन एडवांटेज ऑफ क्रॉप क्या है, कंपोजिशन एंड डिस्क्राइब मेथड ऑफ वर्मी कंपोस्ट प्रिपरेशन, यानी कि वर्मी कंपोस्ट को हम लोग कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम लोग को जानना है और किस हिसाब से बनाते हैं ये तो आप लोग अच्छी तरह से जान सकते हैं। इसलिए कि आप लोग 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट सेकंड के रहते हैं, तो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता और पूरा एक एक आप लोग वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने एक एक पेपर को एक एक लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो आप लोग इतना बेसिक है तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। तो हम लोग 11 नंबर के क्वेश्चन के देखते हैं। गिव 2 एग्जांपल ऑफ अमोनिकल नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर एंड नाइट्रोजन कंटेंट इन देन द डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन अमोनियम सल्फेट इन सॉयल डिटेल्स। ये आप लोग का लास्ट क्वेश्चन था और इससे आप लोगों को एक पेपर का पैटर्न पता चल गया है। इसी हिसाब से आप लोग अपने पेपर को तैयार करिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।